ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना के जो मामले हैं वो अब लगातार कम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ सवाल हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं जो अभी भी अहम बने हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर लगभग कम हो चुकी है, तो क्या तीसरी लहर भी आ सकती है? अगर तीसरी लहर आ सकती है तो किस आयु वर्ग के लोगों को ये संक्रमित करेगी? जहां तक देखा जाए, जितने भी वयस्क और बुजुर्ग लोग हैं उनमें टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत से लोगों ने टीका लगवा भी चुके हैं। ऐसे में बच्चों पर कोरोना का अब क्या असर होगा? एक तो सवाल यही उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और इसके बावजूद जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो धीरे धीरे उससे ठीक हो चुके हैं, तो उनमें अब कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे सकते हैं जिनसे उन्हें डरना चाहिए, जिनसे उन्हें बचना चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल हैं। इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों को, उन सभी प्रश्नों को जो आपके मन में है, उनके हम जवाब दे सकें। आज हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देश में जो कोरोना की स्थिति है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें अपने श्रोताओं को बता देते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड के जो नए मामले हैं उनमें तेजी से कमी आ रही है और जो स्वस्थ होने की दर है वो बढ़कर करीब 94.93% हो गई है। ये तो फिलहाल देश की स्थिति है। डॉक्टर संजीव, कार्यक्रम की शुरुआत हम अनलॉक प्रक्रिया से करते हैं कि देश के कई राज्यों में अनलॉक शुरू हो चुका है, लोग काम पर जाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अब हमें किन सावधानियों की जरूरत हो सकती है? यूं कहें कि कौन सी खास सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि अब कोरोना की तीसरी लहर ना आ सके? डॉक्टर संजीव। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना के रोगियों की संख्या कम हो रही है, दर कम हो रहा है और स्वस्थ होने की दर भी ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है पूरे देश में। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और भारत सरकार के अन्य संस्थाओं द्वारा जो ये अभियान चलाया गया कोरोना के अगेंस्ट में, इसको कंट्रोल करने के लिए, इससे पीड़ित लोगों की ट्रीटमेंट के लिए, वो आज एक सफल दौर में पहुंच गया है। लेकिन हमें अनलॉक होने के समय लापरवाही नहीं बरतनी है। जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे पालन करना है। जैसे कि कहीं भी आप बाहर जाएं तो मास्क सही ढंग से लगा के जाएं, नाक और मुंह का चेहरा ढका रहे, पोर्शन ढका रहे और एक सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी, इसको जरूर से जरूर मेंटेन करना है और समय समय पर हाथ को धोना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। क्योंकि एक गलती हुई थी, जब पहले दौर को, फर्स्ट फेज को जब कमी आने लगी, लगभग कोरोना पूरे देश से खत्म होने की कगार पर था, उस समय थोड़ी असावधानी बरती गई, लापरवाही बरती गई, लोग भीड़ में इकट्ठे होते रहे, ध्यान नहीं दिया, फिर से दूसरे दौर की चपेट में आ गए। तो अनलॉक हो गया, जरूरी है जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन जो सावधानियां हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जी डॉक्टर संजीव, 19 करोड़ से भी ज्यादा लोग वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं। घर के बड़े अब कोरोना से सुरक्षित हैं। तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चों को खतरा होगा। बच्चों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के टीकाकरण को लेकर भारत में अब क्या स्थिति है? ये बहुत ही जरूरी बात है ये कि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरे लहर में 18 साल से कम बच्चों पे इसका कोरोना का असर पड़ सकता है। अभी तक ये देखा गया है कि बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन दूसरे दौर के
आखिरी हिस्से में कम उम्र के युवाओं पर और 18 साल से कम बच्चे भी कुछ संक्रमण पाए गए हैं। तो ये अभी तक बच्चों पर टीका का कोई ट्रायल नहीं हुआ था, इसलिए 18 साल से कम बच्चों को टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमारे देश में 18 साल से कम बच्चों पर टीका का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसमें पटना एम्स भी एक संस्था है। देश के कुछ संस्थाओं में 10-12 संस्थानों में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर 2 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों पर वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। तो पटना एम्स में अभी पहले दौर में हमने 12 से 18 साल के बच्चों के बीच वैक्सीन का ट्रायल किया। 27 बच्चों को वैक्सीन पड़ा, ट्रायल हुआ, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिला। अब अगले मंगलवार से 6 से 12 साल के बच्चों के बीच ट्रायल होगा और फिर उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों के बीच ट्रायल होगा। अगर इस ट्रायल के नतीजे अच्छे आते हैं, सफल होते हैं, तो जल्दी ही लगभग 1.5-2 महीने में बच्चों को वैक्सीन देने की स्थिति में हमारा देश आ जाएगा। तो इस कोरोना महामारी के बीच में डॉक्टर संजीव एक सुखद समाचार है जो आपने दिया कि बहुत जल्द जी है भारत को एक वैक्सीन मिलेगा जो कि बच्चों को लगाया जा सकता है। जी डॉक्टर संजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चों में हम कैसे पहचाने कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं और उन्हें कोरोना हो चुका है। देखिए, कोरोना के लक्षण तो वैसे ही हैं जो एडल्ट्स में होते हैं, यानी कि बुखार का होना, सूखी खांसी का आना, या बच्चों में हम देखें कि हम उनके उसमें थकावट आने लगी है, वो थोड़ा सा सुस्त पड़ने लगा है। जैसे बच्चे आमतौर पे उत्साह से खेलते हैं, वैसा उत्साह, एनर्जी उनके बीच में में नहीं देखा जाता है। और जो ये बुखार है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 100-101 के दरमियान रहेगा। खांसी होती रहेगी उसको। कभी कभी बच्चों में सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है, उसे कम सूंघने लगता है। तो ये से सब जो लक्षण है, ये अगर दिखाई पड़े तो ये अंदाजा लगता है कि बच्चे को हो सकता है संक्रमण हो गया हो। जी डॉक्टर, हम बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कोरोना के खिलाफ, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि खेल खेल में ही बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और अगर उन्हें कोरोना होता भी है तो उतना सीवियर ना हो और उससे वो बहुत आराम से निकल जाएं? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए बच्चे किसी भी रोग का प्रतिकार एडल्ट से कभी कभी ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। तो बच्चों में एक मैं और बात बता दूं, जब वैक्सीन ट्रायल हमारे यहाँ हो रहा है तो इसमें देखा गया है कि जब बच्चों का हम असेसमेंट करते हैं, उसकी सामान्य हेल्थ देखते हैं और उसके RT-PCR टेस्ट करते हैं कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया है पहले से, और एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो काफी संख्या में बच्चों की एंटीबॉडी बहुत अच्छी बनी रहती है कोरोना के अगेंस्ट। ये दिखाता है कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो बच्चे को एक तो हम हाइजीन रखें, साफ सुथरा रखें, उसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या गंदी जगहों पर ज्यादा न जाने दें, न खेलने दें, और जो डिस्टेंसिंग है वो बच्चों में भी मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी हम जो बोलते हैं, और उनके खाने में अच्छे प्रोटीन युक्त खाना का सेवन कराएं, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध और वैसे फल जिसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा हो वैसे खिलाएं, तो बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। डॉक्टर, कई बार ये भी देखा गया है कि अनावश्यक रूप से बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जो माता पिता होते हैं उन्हें कई बार टैबलेट्स, प्रोटीन की दवाइयां या फिर कैल्शियम की गोलियां या कुछ अन्य तरह की दवाइयां खिलाना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों को अनावश्यक रूप से विटामिन की गोलियां नहीं खिलानी चाहिए। आप अपने शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन से जरूर सलाह लें। अगर किसी बच्चे में थोड़ा माल न्यूट्रिशन है या ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी शिशु रोग विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चे को विटामिन खिलाया जाए,
तो खिलाना चाहिए। अपने मन से अनावश्यक बहुत ज्यादा विटामिन खिलाने की जरूरत नहीं होती है, कई बार इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जी, अब डॉक्टर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन के लगने के बाद यानी टीका लगने के बाद कुछ लोगों में दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, वैक्सीनेशन, कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो एक इंजेक्शन के रूप में हम इंट्रामस्कुलर या मांसपेशियों में देते हैं। तो और दूसरे रोगों के लिए वैक्सीनेशन बहुत दिन से चली आ रही है। किसी भी वैक्सीनेशन में ये देखेंगे कि इंजेक्शन देने के बाद ये एक स्वाभाविक शरीर की प्रतिक्रिया होती है कि बच्चे में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं और उससे किसी को भी, बच्चे और बड़ों को भी बुखार आ सकता है। तो ये बुखार भी थोड़ी देर के लिए होता है या पैरासीटामोल की गोली लेने से ठीक हो जाता है। जी। दूसरी रिएक्शन छोटी सी कभी से होती है कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। अगर उस वैक्सीन की दवा से किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाए तो उसमें कभी खुजली, कभी छोटे छोटे चकत्ते निकल जाना या स्किन के नीचे लाल रंग के चकत्ते निकलना, ये चीजें होती हैं, लेकिन ये भी क्षणिक होती है। अगर ये जो कोविड के वैक्सीन है, इससे अगर ऐसा किसी को रिएक्शन भी होता है तो रेस्ट लेने से अमूमन 6-7 घंटे में ठीक हो जाता है। जी। तो कोई बड़ी रिएक्शन इस कोविड के वैक्सीन से नहीं है और नहीं मिली है अभी हमारे देश में। डॉक्टर, अगर इसे इस तरह से समझा जाए कि ये सभी लक्षण अस्थायी होते हैं और ये दुष्प्रभाव भी अस्थायी होते हैं जो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाते हैं, जी, तो डॉक्टर क्या समझे कि ये सभी लक्षण इस बात का संकेत करते हैं कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो और अधिक सक्रिय हो रहा है? नहीं, ये तो एक भ्रांति है, लेकिन खुशफहमी वाली भ्रांति है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन देने से हमारे जो रिएक्शन होते हैं उससे हमारी सुरक्षा तंत्र का कुछ पता चलता है। ये इंजेक्शन, शरीर में कोई भी इंजेक्शन लेने के लिए सामान्य रिएक्शन है बॉडी का, इसे प्रतिरोधक क्षमता से मिलाकर ना देखा जाए। जी डॉक्टर, कई बार ऐसा भी देखा गया डॉक्टर संजीव कि कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया है, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, महीना हो चुका है, उसके बावजूद भी उसको कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे कई बार छाती में दर्द होता है या बैठते उठते समय उसे चेस्ट में पेन होता है। तो ऐसे व्यक्ति आजकल घबरा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्या ये कोविड के पोस्ट कोविड लक्षण हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये पोस्ट कोविड लक्षण है या इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। जी। ये ऐसी समस्या अब आ रही है क्योंकि कोविड का जो पीक दौर है, भयानक दौर है, वो तो निकल चुका, लेकिन जो लोग कोविड से संक्रमित हुए और ठीक हो गए या ठीक होने की प्रक्रिया में हैं, वो तो निगेटिव तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के कई तरह के लक्षण आ रहे हैं जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कर रहे हैं, और ऐसी समस्या से हम डॉक्टर्स और आम जनता दोनों जूझ रहे हैं। ऐसे लक्षणों में ज्यादातर लक्षण होता है सांस से संबंधित। कोविड हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वास नली की बीमारी है और लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो शरीर के फेफड़ों को जो इन्फेक्ट करता है, तो कोविड तो नेगेटिव हो गया, लेकिन फेफड़ों में जो उसने डिस्ट्रक्शन या उसको जो नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की, वो चलता रहता है। तो ऐसे में सांस लेने में तकलीफ, दम फूलना, खांसी होना, थकान होना, कुछ दूर चलेंगे तो काम करने पर थकान होने लगती है, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। तो ऐसे में जरूर है कि आप निकट के कोविड अस्पताल या कोई भी फिजिशियन, आपके जो फैमिली फिजिशियन है या निकट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या सरकारी अस्पताल है, वहां जरूर जाके दिखाएं, और तब डॉक्टर देखेंगे कि कहीं ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, ऐसा तो नहीं है कि आपको दवाइयों की जरूरत है या कई बार दोबारा हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। जी, ऐसे में डॉक्टर क्या उस व्यक्ति को ऐसे हॉस्पिटल में न जाना चाहिए जो कि नॉन कोविड सेंटर है, या फिर उसमें जाना चाहिए जो कि कोविड सेंटर है? देखिए, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। जो मैं प्रैक्टिकल वस्तु स्थिति बताता हूं कि जो कोविड अस्पताल हैं, वो अगर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कोविड पॉजिटिव जो एक्यूट मरीज हैं उनको देखने के लिए। जी। तो वैसे मरीजों के लिए शायद यहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि बताया जाता है कि आप तो कोविड निगेटिव हैं। और दूसरे अस्पताल जो हैं
उसमें ऐसी वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी या दूसरे मरीज जो हैं, जो नॉन कोविड हैं, उनके बीच में एक भ्रांति फैली रहती है कि ये तो कोविड के मरीज हैं और भले ही नेगेटिव हो गए लेकिन लक्षण तो कोविड वाले हैं, तो उनको वहां भी दिखाने में दिक्कत होती है। तो ये एक समस्या आ रही है जिसका निदान यही है कि पहली तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों का कोविड का एक्यूट कंडीशन खत्म हो गया, ज्यादातर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में खत्म हो जाता है, उसके अंदर अगर कुछ सिम्टम है भी तो भी वो कोविड फैला नहीं सकते हैं, वो दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो वैसे मरीज से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि हर एक अस्पताल में ऐसी व्यवस्था की गई है, सरकारी अस्पतालों में भी और सब अस्पताल में करनी चाहिए कि एक कोविड सस्पेक्ट और पोस्ट कोविड वार्ड बनाए, जिसमें ऐसे मरीज जिनकी लक्षण ज्यादा हैं उनको वहां रख के उनका इलाज किया जा सके कि कोविड की जैसी इनके लक्षण है लेकिन ये कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो इनका इलाज वहां से हो जाए जी। तो ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है कि पोस्ट कोविड वार्ड और सस्पेक्ट वार्ड बनाया जाए। डॉक्टर संजीव, पोस्ट कोविड को लेकर एक समस्या और काफी देखी जा रही है कि कोविड के से गंभीर रूप से जो मरीज संक्रमित हुए हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आए हैं। खून के थक्के बनने से सेहत संबंधी कई गंभीर बीमारियां पैदा हो गई हैं। इसके जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, कोविड जो है ये मुख्यतः 2 तरह की परेशानी पैदा करता है। एक लंग या फेफड़ों में संक्रमण से सांस लेने की बीमारी और दूसरी खून के थक्के जमा होने की जी। कोविड जो है ये एक थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है, यानी कि ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में खून को जमा देता है जी। और जो आर्टरी जिसमें कि खून के थक्के जम गए और वो आर्टरी शरीर के जिस भाग को खून सप्लाई करता है, जो खून सप्लाई करता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी करता है, तो अगर खून की सप्लाई रुक जाती है तो ऑक्सीजन रुक जाता है। तो जिस पार्ट का खून सप्लाई थक्के के कारण रुक गया, वहां उस पार्ट के संबंधित तकलीफ मरीज को होने लगती है। और ऐसे भाई कई बार गंभीर समस्या भी होते हैं, जैसे कि अगर लंग्स में खून के थक्के जम गए तो लंग्स में सप्लाई नहीं होगी, बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी। उसी तरह अगर ये खून के थक्के हार्ट के आर्टरी में जम गए तो दिल की बीमारी, मायोकार्डाइटिस या इस्कीमिक हार्ट डिजीज, कई बार हार्ट अटैक भी होने लगता है। अगर ये हाथ और पैरों के खून के थक्के में जम जाए तो हाथ पैरों में कमजोरी होने लगती है, कई बार कालापन होने लगता है और गैंग्रीन हो जाती है। तो ये इस समस्या को रोकने के लिए ये जो एसओपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो एसओपी निकली थी, गाइडलाइंस निकली थी, एम्स से भी ये गाइडलाइंस निकली थी कि कोरोना के हर मरीज को खून के थक्के न होने दे की दवा शुरू से ही देनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति की डी डाइमर सामान्य से बढ़ी हुई हो तो जरूर देनी चाहिए। अगर अस्पताल में वो मरीज भर्ती है तो इंजेक्शन से खून पतला करने की दवा, हिपेरिन या लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन देनी चाहिए, या जब मरीज मुंह से लेता है या अस्पताल से छुट्टी होकर घर जाता है तो खून के थक्के रोकने वाली एंटीकोगुलेंट दवाइयों की टैबलेट देनी चाहिए। तो ये अगर हम शुरू से ही करेंगे तो वैसे मरीजों में खून थकने की संभावना कम होगी जी। हम इस चर्चा को जी कहिए। जी बिल्कुल, इससे बचना है। और अगर पोस्ट कोविड में अगर हैं तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहें, एक्टिव रहें, तो इससे भी खून का संचारण नॉर्मल होगा और खून जमने की संभावना कम होगी। इस समय आप कोरोना जागरूकता श्रृंखला सुन रहे हैं आकाशवाणी से, और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए एम्स पटना के डॉक्टर संजीव मौजूद हैं। आइए सबसे पहले देश के पूर्वोत्तर हिस्से में चलते हैं, असम की ओर। वहां से हमारे पहले श्रोता, पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। अमिया जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। मैं अमिया बोल रही हूँ, उदालगुरी आसाम से बोल रही हूँ। जी कहिए, क्या जानना मेरा चाहते हैं? सवाल है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद जो पैरालाइज होते हैं ना, इसका वजह क्या है? और पोस्ट कोविड के बाद आदमी बहुत मृत्यु हो रहे हैं, इसका खास वजह क्या है? ये मैं सवाल जानना चाहती हूँ। जी डॉक्टर संजीव, इनका मुख्य सवाल है कि पोस्ट कोविड के बाद लोगों में बहुत सी वीकनेस आ जाती है और वैक्सीन के बाद भी कुछ अजीब तरह के लक्षण होते हैं, थकान के लक्षण होते हैं या कुछ उस तरह के लक्षण होते हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं। ये बता दो
पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि वैक्सीन के बाद। हाँ हेलो। हाँ जी अच्छा, वैक्सीन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। वैक्सीन पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये हाँ। सामान्य तौर पर डॉक्टर ये जानना चाहती है, और बहुत से हमारे श्रोताओं का ये सवाल है कि कोरोना के बाद वीकनेस बहुत आ जाती है, कमजोरी बहुत आ जाती है, वजन बहुत गिर जाता है, ऐसे में अब क्या करना चाहिए? ये पोस्ट कोविड के लक्षण है, मैं बता ही चुका हूँ कि कमजोरी होती है। ये एक्यूट वायरीमिया का इफेक्ट है, जो कोविड वायरस के कारण जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, उससे कमजोरी होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपना खान पान दुरुस्त रखें, हाई प्रोटीन अच्छी मात्रा में लें, और खुली हवा में थोड़ी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज करते रहें, तो कमजोरी से निजात पा सकते हैं। आइए अब छत्तीसगढ़ चलते हैं, वहां से सुकेश कुमार अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। सुकेश जी स्वागत है आपका। सर जी नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा उम्र 23 साल है सर, और मैं डेली सर 4 किलोमीटर फास्ट रनिंग करता हूँ और 1 घंटा हार्ड वर्क एक्सरसाइज करता हूँ। तो सर मैं जैसे आज वैक्सीन लगवाता हूँ, तो कल मैं वो रनिंग और एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि नहीं, या किसी प्रकार की नुकसान तो हो सकती है मेरी बॉडी को, उसकी जानकारी चाहिए सर। नहीं सुजीत जी, कोई नुकसान नहीं होगा। आप वैक्सीन लगा के आज और कल से समान रूप से जैसे आप दौड़ते थे या काम करते थे करते रहेंगे। जी डॉक्टर संजीव, एक सवाल फिर एक जहन में उठता है कि कोरोना के जो मरीज थे, खासकर सीवियर मरीज जो थे, जो गंभीर रूप से बीमार थे, उनमें अक्सर देखा गया है कि कोरोना के बाद शुगर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है, और क्या ये बढ़ा हुआ जो शुगर है तमाम जिंदगी साथ रहेगा या कम हो जाएगा? डॉक्टर संजीव। ज्यादातर जो ये शुगर बढ़ता है वो ऐसे मरीजों में बढ़ता है जिनको कि स्टेरॉयड चला हो। स्टेरॉयड एक बहुत अच्छी दवा है, कोरोना के विरुद्ध इसमें ये बहुत कारगर दवा है, लेकिन साथ साथ स्टेरॉयड लेने से शुगर बढ़ जाता है। लेकिन ये स्टेरॉयड बंद कर देने के बाद कुछ दिन के बाद ये शुगर बढ़ना कम हो जाता है, ये अपने आप कम हो जाता है, ये परमानेंटली नहीं बढ़ता है। तो इसे की समय समय पर हमें जांच करते रहनी होगी? जी हाँ बिल्कुल जी, ब्लड शुगर की जांच कराते रहे। जी डॉक्टर, अगला सवाल हमारा गर्भवती महिलाओं को लेकर है। पहला सवाल, गर्भवती महिलाएं क्या टीका लगवा सकती है? और दूसरा सवाल, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और वैक्सीन लगाने के कितने घंटे बाद, कितने दिन बाद वो नवजात शिशु को दूध पिला सकती हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके अगेंस्ट में अभी वैक्सीन ट्रायल नहीं हुआ है कहीं भी। जी, तो इसलिए हमें नहीं मालूम है कि गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या असर होगा, इसलिए एहतियात के तौर पर अभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जी। दूसरी, जो माताएं स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं बच्चों को, उसमें कोई रुकावट नहीं है, आप वैक्सीन आराम से ले सकती हैं। और वैक्सीन लेने के कुछ देर के बाद जब आप अपने को स्वस्थ महसूस करने लगे, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद हम आधे घंटे तक हर लोग को वॉच करते हैं, अगर ठीक होते हैं तभी घर जाने देते हैं, तो अगर आप ठीक महसूस करते हैं तो आप बच्चों को दूध पिला सकती हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। डॉक्टर संजीव, अगर इसे सम अप करें तो यूं कहना चाहेंगे कि वैक्सीन लगाने से फिलहाल अभी किसी को कोई भी खतरा नहीं है, अगर गर्भवती महिलाओं को अभी हम छोड़ दें तो। जी। अगला सवाल हमारा दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी का है, आजमगढ़ यूपी से। आइए सुनते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। दुर्गा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मेरी उम्र 77 साल है, 77 ईयर जी। मैं 13 मई को फर्स्ट डोज लगवा दिया कोवैक्सीन का। इधर मुझको फीवर हुआ था, मलेरिया हो गया था जी। 4 दिन से बुखार नहीं है, कमजोरी बहुत है, और आज सेकंड डोज का ड्यू था, तो हम इसमें कुछ गैप ले सकते हैं किस दिन का कि लगवाना ही पड़ेगा जरूरी? डॉक्टर कमजोरी बहुत है, 4 दिन से बुखार नहीं है, कमजोरी बहुत है। जी डॉक्टर संजीव। जी बिल्कुल, अभी आप गैप ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन का दूसरा डोज 28 से 42 दिन के बीच में ले सकते हैं कोवैक्सीन का। तो अभी तो आपको 30 दिन हुए हैं, 13 में 30 दिन में नहीं 28 दिन हुए हैं, तो आप 42वें दिन तक वैक्सीन ले सकते हैं। और आपने सही बात बताई कि अगर बुखार हो तो उस समय नहीं लें, बुखार ठीक हो जाए, बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाए, तब जाके वैक्सीन लें, और आप 28 दिन से 42 दिन तक के बीच में दूसरा डोज ले सकते हैं। जी
डॉक्टर संजीव, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मुझे तो कोरोना हुआ ही नहीं है, मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं, मैं क्यों खामखा में अपने अंदर किसी इनएक्टिवेटेड वायरस को प्रवेश कराऊं। ऐसा वो कह रहे हैं, ये कहां तक सही है और कितना ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है। और ऐसे इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, खुशफहमी में ना रहें। सब ये जो कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन में अभी जो ये वैश्विक बीमारी है, हम सब लोग कोरोना से एक्सपोज्ड हैं और कोरोना का प्रसार रोकने का एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है वैक्सीनेट होना, वैक्सीनेशन लेना। तो ये जो वैक्सीनेशन आप लेंगे, उसके शरीर में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी कि अगर खुदा न खास्ते कभी आप एक्सपोज हुए और संक्रमण हुआ तो वो कभी गंभीर नहीं होगा और इससे आपकी सुरक्षा होगी जी। इसलिए वैक्सीन सब लोग लें। कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता हैं राम सकल चौधरी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, वैक्सीन हमारे गांव पे जो लग रहा है वैक्सीन, जी हमारे सर में दर्द रहता है जी, इससे हम 35 वर्ष हमारी उम्र है जी, क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं सर? इससे दिक्कत नहीं ना, सर दर्द रहता है हमारा। डॉक्टर संजीव, सिर में दर्द रहता है, 35 साल की उम्र है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? कितना सेफ है? सर में दर्द का क्या कारण है? क्या कोई वजह है? किसी डॉक्टर ने कभी कुछ डायग्नोसिस करके बताया है? शायद फोन कट गया है, सिर्फ इतना ही प्रश्न है उनका। नहीं, अगर ऐसा ही सर में दर्द है बिना किसी बीमारी के तो वैक्सीन लगवाएं। अगर थोड़ी बहुत सर में उसके बाद भन्नाहट या चक्कर आता भी है तो 2-4 घंटे आराम करेंगे, वो ठीक हो जाएगा जी। लेकिन अगर कोई ट्यूमर है, अगर किसी चीज की दवा ले रहे हैं वो इम्यून कम करने की, तब अलग बात है जी। डॉक्टर संजीव, अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हम अपने विशेषज्ञ की विशेष राय जानना चाहते हैं ताकि किस तरह से हम कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचा कर रख सकें। डॉक्टर संजीव जी, अभी सबसे अहम चीज है कि अगर तीसरी लहर की आशंका है तो उसे नहीं आने देना है, उसे रोकना है और सबसे जरूरी है वैक्सीन लेना। तो हम तो यही कहेंगे कि वैक्सीन जरूर लेंगे हम और कोरोना से जंग जीतेंगे हम जी। तो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जरूर मेंटेन करना है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, हाथ को बराबर धोते रहना और साथ में जब हमारी बारी आए वैक्सीनेशन जरूर लेना। डॉक्टर संजीव, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय देने के लिए, संदेश देने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को बहुत मेरा नमस्कार और आपका भी बहुत धन्यवाद जी। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन एक जारी की है और उसके कुछ नंबर है जिन्हें आप नोट कर लीजिए। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो सवाल पूछ सकते हैं 14567। ये जो फोन लाइन है ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई मनोवैज्ञानिक सवाल हैं तो आप फोन कर सकते हैं 0804611007। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस का नंबर है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।